मिलेगा। एंड एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द कोडिंग टू बी टॉट फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। जो आज प्रोग्रामिंग हम करते हैं, आज आप देखिए हर डिवाइस ऑटोमेटेड है। आपकी मोबाइल ऑटोमेटेड है, आपकी कार ऑटोमेटेड है, आपका एसी, सब कुछ ऑटोमेटेड है। और जहां पे भी ऑटोमेटेड है वहां पे प्रोग्रामिंग की गई है, कोडिंग की गई है। इसलिए गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि अब हम क्लास 6 ऑनवर्ड्स they are going to teach coding at the school level as the part of 21st century skills। अब 21वीं सदी में बिना कोडिंग के काम नहीं होने वाला है, तो हम इसको शुरू से ही पढ़ाने का क्लास 6 से काम करेंगे। दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन टेक्नोलॉजी। इसके बाद यूनिवर्सिटी सिस्टम में मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रोग्राम है। जैसे कि आप किसी भी कारण से अगर पढ़ाई छूट गई, फॉर एग्जांपल यू ज्वाइंड इन ए बीएससी कोर्स एंड आफ्टर 1 ईयर यू फील दैट नाउ यू कैनॉट कंटिन्यू बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो आपको एग्जिट दे करके कुछ एक आपको डिग्री देने का काम करेगी सरकार। जैसे कि आप उसको डिप्लोमा में कन्वर्ट करके, सो दैट वंस यू गो इन सोसाइटी यू कैन शो योर सर्टिफिकेट एंड ट्राई टू ग्रैब ए जॉब बेस्ड ऑन दिस। उससे पहले क्या होता था, आइदर 4 साल की डिग्री है या नहीं है। अगर 3 साल भी पढ़ के कहीं छोड़ दिया तो उसको नहीं मानते थे, उसको कहते थे नहीं अभी आप तो 10+2 ही हो। तो दिस वन इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ वेरी गुड पॉइंट। और मल्टीपल एंट्री मतलब अगर किसी ने पॉलिटेक्निक कर लिया है और उसको डिग्री लेना है तो ही उसको 4 साल पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2 साल उसने पॉलिटेक्निक कर लिया है तो बाकी के 2 साल ही पढ़ाई करने हैं। मतलब जहां से चाहो मल्टीपल एंट्रीज है और मल्टीपल एग्जिट है। सो उससे क्या है कि हायर एजुकेशन इट विल गेट ए गुड इम्पैक्ट। एंड जनरली मोस्ट ऑफ द फॉरेन यूनिवर्सिटीज दे हैव दिस काइंड ऑफ थिंग्स। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बेस्ट यूनिवर्सिटी टू सेट अप कैंपस इन अदर कंट्रीज, इस पे मैं बाद में आऊंगा। जो हाई परफॉर्मिंग इंडियन यूनिवर्सिटी है उसको हम दूसरे कंट्री में भी सेटअप कर सकते हैं। और विदेशों की जो सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी लाइक दोज फ्रॉम अमंग जो टॉप 100 में, सारी विदेश की यूनिवर्सिटी नहीं, जिसने विदेशों में टॉप 100 में जो यूनिवर्सिटी है, दे कैन ओपन कैंपसेज इन आवर कंट्री। और उससे क्या फायदा होगा, आई विल कम टू दैट पॉइंट लेटर। So these are some kind of important points I have, like इसके बाद जो ऑल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बिकम मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट, तो दीज आर बेसिकली द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बट व्हेन आई गो टू द रियल डेटा, कई बार जो है, अभी कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र में विक्रांत जी का प्रवास हुआ था, तो वहाँ पे एक अखबार में काफ़ी कुछ शिक्षा नीति पे था। दुर्भाग्य से उसको मैं पढ़ नहीं पाया। एक तो अपनी आदत ऐसी है कि जब तक पूरा असली डॉक्यूमेंट ना देख लें तब तक मन को चैन नहीं मिलता। सो बेसिकली आई वेंट थ्रू द रियल डॉक्यूमेंट विच वन वाज पब्लिश्ड, बिकॉज आज आप देखिए 4-5 साल तक गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट बना के 484 पेज का दे दिया और उसके बाद 4 साल तक कोई डिस्कशन नहीं हुआ। और इसके बाद जब पॉलिसी आती है उसके बाद ऐसे ऐसे लोग निकल करके तरह तरह से बातें करते हैं बिकॉज ऑफ दैट। सो गवर्नमेंट गेव लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड दिस होल थिंग्स एंड कोई भी सजेशंस था उसके लिए 4 साल का समय बहुत बड़ा होता है। अब हम थोड़ा सा एक कंपैरेटिव स्टडी करने की बात करते हैं। जनरली व्हाट लाइक मेरे साथ क्या था कि मैं 4-5 यूनिवर्सिटीज़ में अब तक काम किया और कई कंट्रीज के एजुकेशन सिस्टम को देखा। तो जो रिसर्च में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम आई कैन से रिसर्च इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी। तो उस रिसर्च के जो कुछ कुछ बड़े प्रॉब्लम थे, मेजर प्रॉब्लम थे, वो ये प्रॉब्लम सारी पॉलिसी सॉल्व करती है। एंड दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ माई टॉक ऑल्सो। होता क्या है कि जब रिसर्च में जाते हैं तो रिसर्च की जो सबसे इंडिविजुअल इकाई होती है, जिसको हम बोलते हैं कि समाज का आखिरी व्यक्ति, तो किसी भी रिसर्च का आखिरी व्यक्ति एक पीएचडी स्टूडेंट होता है। और होता क्या है कि पीएचडी स्टूडेंट एक डिपार्टमेंट में जाता है, उसी डिपार्टमेंट की उसकी डिग्री होगी तब उसको नौकरी मिलेगी, ऐसा कुछ पॉलिसीज में है। अब जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कोई पीएचडी किया है तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में नौकरी करेगा। अगर उसको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ते पढ़ते कहीं गलती से उसने मेडिकल डिवाइस बना दिए, आज आप देखिए जो आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं,
सारी डिवाइसेज यू कैन सी लाइक ऑल आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, जैसे आपका अल्ट्रासाउंड मशीन है, एक्सरे है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, जितने हैं उसको बनाने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर के लोग हैं। बट हमारे यहाँ का रिसर्चर कभी उस जगह से एक्सपोजर उसको नहीं मिल पाया, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, मेडिकल, ऑल पीपल वर सेपरेटेड फुल्ली। उसके बाद कई कई यूनिवर्सिटीज में ऐसा था कि आप रिसर्च करेंगे तो आपके पेपर्स होने चाहिए, आपके सुपरवाइजर के साथ ही होने चाहिए। सो मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च, जो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च कहते हैं, उसको पूरी तरह से मार दिया। अपनी एजुकेशन पॉलिसी जो पुरानी चलती रही, कहीं से भी रास्ता नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि जनरली भारत में कोई प्रोडक्ट बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि एक प्रोडक्ट हम बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू डेवलप ए मोबाइल, एक अगर मोबाइल का उदाहरण आप लेते हैं, उसमें कितने तरह के लोग हैं, मैकेनिकल का आदमी है, इलेक्ट्रिकल का आदमी है, कंप्यूटर साइंस का प्रोग्रामिंग का आदमी है, उसमें मेडिकल चिप लगती है, एक डॉक्टर मेडिकल सेक्टर का आदमी है, फिर वो कैसे मार्केट में जाएगा, उसमें मार्केटिंग का है, और ये सारे लोग मिलकर के एक प्रोडक्ट बनाते हैं। बट हमारे रिसर्च में हम लोग इंडिविजुअल बैठे रहे, एंड दैट वन वाज द मेजर ड्रॉबैक, जो हमारे प्रोडक्ट्स नहीं हो पाए। आज आप देखिए द बेस्ट यूनिवर्सिटी, जो अपने यहां बोलते हैं आईआईटी, इंजीनियरिंग के लिए, मैनेजमेंट के लिए आईआईएम, और मेडिकल के लिए एम्स, तीनों रिसर्चर्स के बीच में कहीं पे भी कोई समन्वय नहीं है। मैं तो एनआईटी में हूं, मैं देख सकता हूं, अगर हमें कोई मेडिकल डिवाइस बनानी है तो हमें कुछ मेडिकल के डेटा चाहिए, वो मुझे एम्स से मिलेंगे, एंड देयर इज नो सच काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म जिससे हम उस डेटा को वहां से निकाल सकें। तो होता क्या है, हम अलग रिसर्च किए, वो अलग रिसर्च किए, बाद में हम चले गए इंडस्ट्री में। अब वो इंडस्ट्री तो ये सुनने वाली नहीं कि आप कौन है, उनके यहाँ तो प्रोडक्ट होना है। अब जब हम इंडस्ट्री में चले गए तो वहां पे हमारी जो इंटरपर्सनल स्किल थी, वो कभी एजुकेशन में डेवलप नहीं हुई, और उसको डेवलप करने का इंडस्ट्री के पास टाइम भी नहीं है, बिकॉज दे हैव द मार्केट प्रेशर। इस कारण से हमारे हिंदुस्तान की इंडस्ट्री में रिसर्च कम हुए। यही लोग विदेश गए, इंडस्ट्रीज दे ज्वाइंट, लाइक आईआईटी, आपको पता ही है 90% आईआईटीएंस दे आर वर्किंग फॉर अब्रॉड, वहां पे जाके दे डिड मिराकल। लाइक यू सी दैट नोबेल प्राइज होल्डर्स, आप चाहे जगदीश चंद्र बसु को देखिए, हरगोविंद खुराना को देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर का उदाहरण अगर हम छोड़ दें क्योंकि वो लिटरेचर में थे, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो लोग थे, उनका रिसर्च वो थे भारत में ही, भारतीय थे, लेकिन व्हेन दे वेंट अब्रॉड देन दे गेट द गुड रिसर्च, और बाद में उनको नोबेल प्राइज मिला। उसका कारण सिर्फ रिसोर्सेज नहीं था, इट वॉज नॉट ओनली रिसोर्स प्रॉब्लम, दिस काइंड ऑफ लाइक इंटरपर्सनल स्किल हम नहीं डेवलप कर पाए। और उसके लिए वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट है हायर एजुकेशन में, जहां पे आप इसको देख सकते हैं, मल्टीपल दिस 11 नंबर पॉइंट्स पे, पेज नंबर 36, 11 नंबर पॉइंट पे हायर एजुकेशन के लिए टुवर्ड्स ए मोर holistic and multidisciplinary education, and they have written very nicely. India has a long tradition of holistic and multidisciplinary learning, from universities such as Takshila, Nalanda, to the extensive literature of India, combining subjects across field. Ancient Indian literary works such as Balbhat Kadambari described a good education as knowledge of 64 kalas or arts, and among these 64 arts were not only subjects such as signing and painting, but also scientific fields such as chemistry, mathematics, vocational, carpentry, cloth making, professional field, medicine, engineering। इस तरह की पढ़ाइयाँ हमारे यहाँ होती थी। अब आप देखिए, पहले के होते ही थे, राजा के बच्चे जाते थे तो अलग अलग यूनिवर्सिटी में थोड़ा जाते थे, एक ही यूनिवर्सिटी में जाते थे जहां धर्म की भी शिक्षा होती थी, लड़ाई की भी शिक्षा होती थी, उसके बाद सारे जो जो फिलॉसफी भी पढ़ते थे, मैथ भी पढ़ते थे, सब कुछ मिलके पढ़ते थे। एवरी कैंपस वाज लाइक कि सब कुछ एक साथ आपको मल्टी डिसिप्लिनरी काइंड ऑफ थिंग्स करना है। बट हमारे यहाँ क्या हुआ, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि फर्स्ट 27 years there was no education policy in our nation. Therefore the Macaulay policy was very clear. Indians should study and they should work for the British people, and then they designed the whole curriculum accordingly.
आप उनको एक सब्जेक्ट पढ़ाओ जिससे वो ठीक से क्लर्क बन सके, बाकी उसको देखने का जरूरत नहीं है। एंड अनफॉर्चुनेटली वी कंटिन्यूड दैट एजुकेशन, जो 27 साल तक हमारे यहाँ फर्स्ट पॉलिसी नहीं आ पाई। एक और मैं इसमें उदाहरण देना चाहता हूं जो हमारा व्यक्तिगत रूप से बहुत सपना रहा, जैसे कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अभी क्या है कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में द यूनिवर्सिटीज, द हायर एजुकेशंस, उनको क्या है कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी देंगे। जैसे हर हर आईआईटीज में, एनआईटीज में, एम्स में बीओजी होती है, बोर्ड ऑफ गवर्नर होते हैं, यूनिवर्सिटीज में काउंसिल होती है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, उसमें क्या है, यू कैन ब्रिंग फॉरेन स्टूडेंट, आप विदेश से बच्चे ले आ सकते हैं। एंड अभी मैं कहीं देख रहा था, अकॉर्डिंग टू 2018 एमएचआरडी मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया था कि हम नेक्स्ट ईयर टारगेट करेंगे कि करीब करीब 2 लाख स्टूडेंट विदेश से भारत में ले आए। लेकिन होता क्यों नहीं था विदेश से भारत में? उसका कारण समझिए, विदेश में जब वो क्रेडिट आधा पढ़ाई कर लिया, फॉर एग्जाम्पल बैचलर में उसने 2 साल की पढ़ाई कर लिया, और जब वो भारत आता था तो हम उस सब्जेक्ट को मानते ही नहीं थे। हम कहते नहीं, 4 साल ही पढ़ना होगा आपको, हमारा पूरा का पूरा कोर्स पढ़ना होगा। एंड एक अभी व्यक्तिगत उदाहरण आता है, पिछले 2 साल पहले हमारे यहाँ 4 जर्मन के स्टूडेंट आए थे, उनकी एक स्कॉलरशिप होती थी। हमने पूछा, एक थोड़ा सा उसमें कुछ एक बुजुर्ग जैसा स्टूडेंट था, तो उसने कहा कि सर हम तो मतलब साल भर पढ़ा, फिर उसके बाद हमारे पास इतना पैसा नहीं है, तो मैं साल 2 साल काम करता हूँ, फिर वापस जाता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, तो फिर मेरे को तीसरी बार जाकर के फंडिंग मिला, देयरफॉर आई केम हियर टू इन इंडिया टू स्टडी। वो एक दाद नाम का प्रोजेक्ट है। तो क्या है कि हमारे यहाँ जो फ्लेक्सिबिलिटी पूरी तरह से अपने लिए तो हमने खत्म किया, और विदेश से लोग न आ पाए उसके लिए भी किया। देयरफॉर यू कैन सी वेरी फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स वी गेट इन आवर नेशन। जबकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जैसे वीआईटी है, कुछ और यूनिवर्सिटी है, उन लोगों ने एक उनका ऑटोनॉमस था, उस ऑटोनॉमी को उन्होंने सीधा सीधा हटा दिया कि चलो भाई हम लेकर के आ जाएंगे। हमारे यहाँ उस चीज को नहीं हटाया। द फर्स्ट थिंग। द सेकेंड थिंग इज दैट जो बाहर से लोग आ सकते हैं, हमारे यहां से भी लोग जा सकते हैं। उसके मैं 2 उदाहरण दूंगा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के, एंड देन यू फील वेरी हैप्पी। आप देखिए, जैसे कि हमारे यहाँ होता क्या है कि एक बार प्रोफेसर हैं, वो रिसर्च के लिए विदेश जा सकते हैं, बट व्हाट हैपेंड, उनको हम जाने नहीं देते। अलग अलग तरीकों के अलग अलग यूनिवर्सिटीज के रूल हैं, एंड वी डोंट अलाउ। अगर हम उनको अलाउ करते हैं, अगर 6 महीने तक एक एक प्रोफेसर विदेश जाता है और रिसर्च करता है बिकॉज ऑफ हिज रिसर्च क्रेडेंशियल, देन वी कैन सेव अराउंड 24 लाख रुपीज, 24 लाख रुपए हम लोग उसकी सैलरी से बचा सकते हैं, इंक्लूडिंग दिस ऑल पी जो ईपीएफ एंड ऑल। और उस 24 लाख रुपए को बचा करके हम एक पीएचडी स्टूडेंट को 5 साल तक स्कॉलरशिप दे सकते हैं। अगर हमारे एक यूनिवर्सिटी को हम एक इकाई मानते हैं और उसमें सिर्फ 50 डिपार्टमेंट हैं, 50 डिपार्टमेंट का यूनिवर्सिटी कोई बहुत बड़ा नहीं होता है, और हमारे बीएचयू में तो सैकड़ों डिपार्टमेंट थे, आई डोंट, अभी मेरे को एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, तो हम 50 स्टूडेंट को 5 साल तक स्कॉलरशिप दे सकते हैं, अगर हमारे 50 डिपार्टमेंट के ईच डिपार्टमेंट से एक प्रोफेसर को हम सिर्फ 6 साल के लिए किसी रिसर्च के लिए भेज सके। एंड व्हाट हैपेंड, वंस अगर वो रिसर्च के लिए विदेश जाता है, वहां से कुछ टेक्नोलॉजी भी सीख करके आता है, उस पैसे को बचा करके हम उसको ह्यूमन रिसोर्स में डाल सकते हैं। दैट इज ए काइंड ऑफ वन एग्जाम्पल। ये भी कर सकते हैं, सिर्फ यही नहीं करना है। इसके बाद जो आज चाइनीज यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स ने जो किया, जो मैं जब भी जाता हूं उनको देखता हूं, हर प्रोफेसर जो विदेश में अमेरिका में बैठा हुआ है, हर कॉन्फ्रेंस उसका एक भारत में होता है। आज आप एक छोटा सा इकाई लीजिए, जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, हम एक कॉन्फ्रेंस में अगर सिर्फ 5 फॉरेन पार्टिसिपेंट्स को लाने का प्रयास करते हैं, तो अगर 50 डिपार्टमेंट है तो करीब करीब 250 फॉरेनर्स को हम ले आते हैं। और अगर हम सिर्फ एनआईटी का एक एग्जांपल देखते हैं, वी हैव 35 एनआईटीज इन आवर इंडिया, सो 35 मल्टीप्लाइड बाय 250, इट्स रफली अराउंड 9000 बाहर के लोग को हम आ सकते हैं 4-5 डेज। और वो जब वो आते हैं, देन दे कैन कंट्रीब्यूट टू द टूरिज्म। तो टूरिज्म में वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके बाद उस पैसे का हम उपयोग समाज के किसी और वर्ग में कर सकते हैं। दिस इज, बट व्हाट हैपेंड, व्हाट इज आवर पॉलिसी सेज, अभी पुरानी जो थी,
कुछ भी करने से पहले हम पहले गवर्नमेंट से फंडिंग मांगते हैं। हमें कोई प्रपोजल बना तो प्रपोजल कैसे काम होगा इसका ना बना करके हम सीधा फंडिंग की बात करते हैं। एंड वंस यू नो दैट वेर एवर द फाइनेंस इज इन्वॉल्व, इट टेक्स टाइम। जहां पे भी हम पैसे का इन्वॉल्वमेंट करते हैं वो टाइम लगता है। और तब तक क्या होता है, 2 साल 3 साल लग गया। किसी प्रोफेसर का ऑलमोस्ट ही इज गोइंग टू रिटायर, उसने प्रपोजल बनाए और वो इक्विपमेंट खरीद लिए गए, और इक्विपमेंट खरीद करके उसको चलाने वाला कोई नहीं। एंड इन दैट केस द इसमें बहुत अच्छे से क्लियरली इट इज देयर इन दिस पॉलिसी दैट बीओजी कैन डेवलप ए काइंड ऑफ लीडरशिप। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल है। एक जो बहुत बड़ा पॉइंट इसमें बताया एजुकेशन पॉलिसी में, इंटरनेशनलाइजेशन। हमारे यूनिवर्सिटीज का, हमारे स्टूडेंट्स का हम रैंकिंग में आउट ऑफ 100 क्यों नहीं गए। हमारा जो आईआईटीज हो गया, एम्स हो गया, जो बड़े इंस्टीट्यूट हैं, गवर्नमेंट इज गिविंग लॉट ऑफ मनी टू दीज पीपल, बट स्टिल टॉप 100 में हम नहीं रहे। बिकॉज एक इंटरनेशनलाइजेशन का पॉइंट होता है जिसमें आपके यहाँ फॉरेन से स्टूडेंट कितने हैं और फॉरेन से फैकल्टी कितनी है, वहां हम मार खा जाते हैं। And government has given the various initiative mentioned above will also help in having larger number of international students studying in India and provides greater mobility to students in India who may wish to visit, study and transfer credit to carried out research at institute abroad and vice versa। मतलब वहां पे कुछ दिन 6 महीना पढ़ा, वो आकर के यहाँ पे क्रेडिट ट्रांसफर कर लिया और उसने वो डिग्री ले ली। रिसर्च करना है वहां से करके। सो देयरफॉर जो मैंने बोला मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्रीज, वो काम यहाँ पे हो सकता है। इसके बाद जो एक इसमें उदाहरण देना चाहूंगा, 2000 ये हमारे यहाँ आईआईटीज, जो फर्स्ट आईआईटी थी वो 1951 में स्टेब्लिश हुई थी, आईआईटी खड़गपुर। और उस समय सिंगापुर वाज जस्ट, अभी वो मलेशिया से टूटा था, उनको अपना यूनिवर्सिटीज एंड ऑल दे स्टार्ट वांटेड टू डेवलप। दे इनवाइटेड और आईआईटीज, प्लीज कम एंड ओपन सम कैंपस। इन लोगों ने नहीं किया। उसके बाद उसी के कंटेम्प्रोरी उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई, एनटीयू, जो 1981 में स्टेब्लिश हुई, रफली आफ्टर 30 इयर्स। और एनटीयू जो है आज दुनिया में 11th लेवल पे है और हमारा आईआईटी खड़गपुर 314वें नंबर पे है। एंड अभी मैं 2010 में एक कपिल सिब्बल का स्टेटमेंट देख रहा था, स्टिल सिंगापुर इज कीप इनवाइटिंग कि भाई आ जाओ हमारे यहाँ कैंपस खोलो। एंड कपिल सिब्बल ने कहा था द लॉन्ग स्टैंडिंग इन्विटेशन टू आईआईटीज टू सेट अप ए कैंपस इन सिंगापुर वी आर गोइंग टू गेट सून। अब अभी 2010 साल हो गए, सून हमें जा रहे हैं। हम अपने यूनिवर्सिटीज के कैंपसेज को जो हाई क्लास के थे वहां जाकर के नहीं खोल पाए। प्राइवेट यूनिवर्सिटी जहां पे थोड़ी सी ऑटोनॉमी मिली, अमेठी यूनिवर्सिटी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। अमेठी यूनिवर्सिटी गल्फ में भी चली गई, क्या बोलते हैं, साउथ अफ्रीका में भी चली गई, और वहां जाकर के उन्होंने कैंपस को खोला। दैट रिक्वेस्ट, ये बहुत पुराना रिक्वेस्ट है, जो पूरी दुनिया के लोग जो हमारे यहाँ के जो बेस्ट कैंपसेस थे उसको चाहते थे कि वो आए और हमारे यहाँ पे आकर के उस कैंपसेस को खोलें। लेकिन हम वहाँ पर अपने, बिकॉज हमारी पॉलिसी जो थी, जो नॉन क्रेडिट ट्रांसफर की जो पॉलिसीज थी, उसके कारण हम उसको पूरी तरह से चूक गए। इसके बाद अगर हम कुछ और आते हैं, जो इंटरनेशनलाइजेशन के बाद मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, जो व्यक्ति ऐसा भी कर सकता है, आप कॉमर्स भी पढ़ सकते हैं, आप कंप्यूटर भी पढ़ सकते हैं। अब आप बताइए, जो कॉमर्स में जो कुछ बच्चे होंगे वो सुन रहे होंगे, जो गुणा भाग, जो आप मैट्रिक्स निकालते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग अगर आप करेंगे तो आप बहुत अच्छे से करेंगे, हम उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अब एक ही व्यक्ति को सारा काम करना, अब जैसे हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स हैं, वो बेसिकली दे आर एक्सपर्ट इन चिप एंड ऑल, उनके प्रोग्रामिंग बहुत ठीक नहीं होती है। प्रोग्रामिंग के लिए कंप्यूटर इंजीनियर ज्यादा एक्सपर्ट है।
अब कंप्यूटर इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर उसके बाद मिलकर के मेडिकल के साथ अगर काम करेगा, देन ही कैन इजीली डेवलप ए प्रोडक्ट। वो चीज पूरी तरह से खत्म करके, जो पहले आइसोलेशन में थे, वो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है इसमें। एंड इनकरेजिंग द मल्टी डिसिप्लिनरी, कि आप इस तरह का काम करो कि सबसे मिलकर के आप पूरी तरह से आप बताओ। आफ्टर दिस देयर इज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टीचर एजुकेशन। भाई टीचर का भी एजुकेशन होना चाहिए। मैं भी टीचर हूं, मैं भी मानता हूं। आज तकनीकी बदल रही है। अब ऐसा नहीं कि जो चीज हमने 40 साल पहले पढ़ी उसके बाद उसी को लेकर के मैं ढो रहा हूं। कई बार हम फाइनेंशियल बैरियर मानते हैं, बट फाइनेंस इज ऑलवेज नॉट ए बैरियर। हम लोग जिस संगठन में काम करके आए हैं, हम लोगों से कभी फाइनेंस तो हम बाद में बात करते हैं। कई बार हमारे दोस्त पूछते हैं कि कैसे तुम प्लान बनाते हो। प्लान में तो फाइनेंस सबसे बाद में आता है। बट होता क्या है, यूनिवर्सिटीज में जो पॉलिसीज थी, जो प्लान्स में, फाइनेंस को पहले डाल दिया गया। देयरफॉर वी नीड ए काइंड ऑफ टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन मीन्स वी हैव टू एजुकेट आवर टीचर्स पीरियडिकली। उसमें लीडरशिप की भी एजुकेशन होनी चाहिए। अब कोई व्यक्ति अच्छा रिसर्चर है, बट मे बी ही इज नॉट ए गुड लीडर, एंड दैट फेलो इज अपॉइंटेड एज ए वाइस चांसलर, डीन और हेड ऑफ डिपार्टमेंट। अब उसके लीडरशिप की ट्रेनिंग तो हुई नहीं। मोस्टली इन फॉरेन यूनिवर्सिटी व्हाट दे डू, जब भी कुछ है तो लीडरशिप है तो उसके अंदर लीडरशिप की ट्रेनिंग दी जाए। तो टीचर एजुकेशन इज ए क्वाइट बिग फैक्टर हियर। एंड द रिसर्च के लिए कैटलाइजिंग क्वालिटी एकेडमिक रिसर्च इन ऑल फील्ड थ्रू ए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। एंड व्हाट इज द, it's very interesting, the fact is written here: knowledge creation and research are critical in growing and sustaining a large and vibrant economy, uplifting society, and continuously inspiring a nation to achieve even greater heights. Indeed, some of the most prosperous civilizations such as India, Mesopotamia, Egypt, and Greece, to the modern era such as United States, जर्मनी, इजराइल, साउथ कोरिया एंड जापान। मतलब इस डॉक्यूमेंट में पूरी तरह से क्लियर ये कहा गया कि जब पूरी दुनिया में भारत, मेसोपोटामिया और इजिप्ट और ग्रीस नंबर 1 पे थे, जब उस समय उनकी रिसर्च सबसे आगे थी। आज वही चीज यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी, इजराइल, साउथ कोरिया और जापान के पास चली गई। एंड द रीजन इज गिवन, जीडीपी हमारे यहां जो 0.69% जीडीपी वी आर इन्वेस्टिंग फॉर रिसर्च, 0.69, बट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज इन्वेस्टिंग 2.8%, Israel is investing 4.3% and South Korea is investing 4.2%। मतलब साफ साफ अंतर, जो जैसे कि जितना जितना इन्वेस्टमेंट होगा उसी हिसाब से आउटकम होगा। सो देयरफॉर दे आर going to invest money for the research, and that research is going to directly impact our technology. One more point is given here: autonomy, effective governance and leadership for higher education। मतलब जो भी आपका लीडर पैदा रखते हैं आप उसको, लीडर मीन्स लाइक everyone is leader in a university. For example, you are a lecturer, you are the leader of a student because students are listening your lecture. You are a head of department, you are a leader of your whole department. You are a dean, you are a director, you are a vice chancellor. Means in education they are going to develop leadership to everyone. It is effective. कई लोग कहते हैं मुझे हेड बना के दिखाओ, तब मैं दिखाता हूं डिपार्टमेंट कैसे चलता है। नहीं, अगर आप एक लेक्चरर बन के ठीक से नहीं चला सके तो आप हेड भी बन के नहीं चला सकते। अगर आप हेड बन के ठीक से नहीं चला सके तो आप डीन बन करके भी नहीं चला सकते। लीडरशिप, एंड इन दिस पॉलिसी effective governance and leadership for higher education institute, how to develop. And it is very clearly saying that the academician, it is effective governance that enables the creation of a culture of excellence and innovation research in higher education institutions.
तो जा करके उसमें बीओजी एंड उसमें उन्होंने प्लान भी बताया कि इन ए फेज्ड मैनर ऑफ 15 ईयर्स, जिसमें हम 15 ईयर्स तक ये करके बीओजी को पूरी तरह से पावर दे करके, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दे करके, अब जैसे करिकुलम होता है एंड इट्स लाइक वी हैव टू टीच लेटेस्ट करिकुलम। अब आप बताइए किसी भी यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस जो होता है, सिलेबस को चेंज करने में कौन सा पैसा लगता है? Why don't you change your syllabus according to this industry need? बहुत सारी चीजों को फाइनेंस के ऊपर बैरियर डाल करके यूनिवर्सिटीज बच जाती थी। इन दिस पॉलिसी नो, यू आर द सुप्रीम, योर बीओजी, योर एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यू आर द सुप्रीम, यू डिसाइड। जहां आपको लगता है आप फाइनेंस को आप इधर से उधर ले जा सकते, यू डिसाइड, देन आफ्टर दैट, but outcome should be like quality research, प्रोफेशनल एजुकेशन। कुछ अदर की एरियाज हैं जिसमें प्रोफेशनल एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, अराउंड प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेज, आर्ट एंड कल्चर। तो टोटल मिला के हायर एजुकेशन पे टेक्नोलॉजी यूज एंड इंटीग्रेशन रफली अराउंड 25 points, not 25, total is 27 points are given for higher education। और सच बता रहा हूं, ये बोलने के लिए मैंने पढ़ा इसको, जो मैं सोचता था, जितनी चीजें इस पॉलिसी में है, अगर वो सारी इंप्लीमेंट हो जाए, श्योर इंडिया कैन डू मिरेकल। एंड वेरी गुड पॉइंट इज, एक पाथ भी बना के दिया है, हाउ इट हैपन, मेकिंग इट हैपन। ऐसा नहीं कि हम इसको छोड़ देंगे, implementation plan is also given। The first plan is strengthening the Central Advisory Board of Education, financing affordable and quality education for all, implementation, सारे के प्लान बना करके इसमें न्यू एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में दिए हुए। So overall, when I read this whole document, I am very, very confident that जो हमारे सपने थे कि एक यूनिवर्सिटी भारत की ऐसी होनी चाहिए, वो सारे कुछ इस प्लान में है, इस प्लान में है। कई बार लगता है, लोग कहते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल है। इम्प्लीमेंटेशन तो अच्छा काम का हमेशा मुश्किल होता है, ये कौन सी नई बात है? ऑलवेज इट इज लाइक दिस। Once you have a good plan, sure you have to invest a lot of time and hard work। और जो मैं थोड़ा एक बार और देख लूं, शायद हमारे नोट्स में कुछ ऐसा तो बच नहीं गया जो छूट जा रहा हो, फिर मैं आता हूं। सो आई एम डन बेसिकली। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो मैं उसमें लेता हूं, और अगर क्वेश्चन नहीं है तो आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की द्वितीय पुण्यतिथि भी है, और उस महामानव को याद करने का अच्छा समय है। उनका एक नारा भी था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। उन्होंने समझा कि विज्ञान और तकनीकी के बिना इस देश को परम वैभव पर नहीं पहुंचाया जा सकता। उनकी एक कविता उन्होंने जो बहुत पहले लिखी थी, कल 15 अगस्त भी था, उसको सुना करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी है, राखी की सफद न पूरी है। जिनके लाशों पर पग धर कर आजादी भारत में आई, वो अब तक खाना बदोश गम की काली बदली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। हिंदू के नाते उनका दुख सुनते यदि तुम्हें लाज नहीं आती, तो सीमा के उस पार चलो। सभ्यता जहां कुचली जाती, इंसान जहां बेचा जाता, ईमान खरीदा जाता है, इस्लाम सिस्कियां भरता है, डॉलर मन में मुस्काता है।
भूखों को, गोली नंगों को हथियार पिन्हाए जाते हैं, सूखे कंठों से जेहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर, कराची, ढाका पर मातम की है काली छाया, पख्तूनों पर, गिलगित पर गमगीन गुलामी का साया। बस इसीलिए तो कहता हूँ आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम।